गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में वैलेंस बॉन्ड थियरी को डिस्कस किया था, ठीक है। और वैलेंस बॉन्ड थियरी का डिस्कशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ एक पैराग्राफ जो एनसीईआरटी में गिवन है वो पैराग्राफ को हमें डिस्कस करना है। तो एक बार जरा एनसीईआरटी से इस पैराग्राफ को देखते हैं। निकालो एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में पेज नंबर 256 पे एक पैराग्राफ गिवन है। इसमें बोला द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैन बी मेजर्ड बाय द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एक्सपेरिमेंट्स। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या है ये आप अभी फिजिक्स में पढ़ोगे, या अगर मैग्नेटिज्म चल रही होगी तो पढ़ चुके होगे। तो द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स can be measured by the magnetic susceptibility experiments. The results can be used to obtain information about the number of unpaired electrons. तो इस magnetic susceptibility experiment से हमें पता चलता है कि कितने number of unpaired electron present है, and hence structures adopted by metal complexes. तो अगर number of unpaired electron हमें पता चल जाए तो फिर उससे हमें ये पता चल जाएगा कि जो मेटल कॉम्प्लेक्स है उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। A critical study of the magnetic data of coordination compounds of metals of the first transition series reveals some complications. बोला critical study of the magnetic data of coordination compounds of metals of the first transition series. फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का मतलब 3D सीरीज, ये ट्रांजिशन मेटल जिनका इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3D ऑर्बिटल में जा रहा है। अब द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज रिवील सम कॉम्प्लिकेशंस। यहां पे बोला है फॉर मेटल आयंस विथ अप टू 3 इलेक्ट्रॉन्स इन द d ऑर्बिटल्स लाइक टाइटेनियम 3 पॉजिटिव d1, वेनेडियम 3 पॉजिटिव d2, chromium 3 positive d3. 2 vacant d orbitals are available for octahedral hybridization with 4s and 4p orbitals. The magnetic behavior of these free ions and their coordination entities is similar. तो बोल रहे हैं कि अगर ऐसा ट्रांजिशन मेटल आयन है जिसके वैलेंस शेल d ऑर्बिटल में d1, d2, d3 कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जर्व हो रहा है, तो चाहे वो मेटल आयन फ्री हो या वो मेटल आयन कॉम्प्लेक्स के अंदर प्रेजेंट हो, उसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो सिमिलर रहेगा, मतलब मैग्नेटिक मूवमेंट एक जैसा ही रहेगा। इट मींस इससे ये इंडिकेट होता है कि ऐसे मेटल आयन के अंदर जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उनकी पेयरिंग पॉसिबल नहीं है किसी भी सिचुएशन में, चाहे कोई भी लिगेंड हो, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि for metal ions with up to 3 electrons in the d orbitals like titanium 3 positive, vanadium 3 positive, chromium 3 positive, 2 vacant d orbitals are available for octahedral hybridization with 4s and 4p orbitals. The magnetic behavior of these free ions and their coordination entities is similar. When more than 3d electrons are present, the required pair of 3d orbitals for octahedral hybridization is not directly available as a consequence of Hund's rule. तो एक बार जरा पहले इस इंफॉर्मेशन को नोट कर लो बेटा, इसको लिखो, एक हेडिंग डाल करके लिखो, पॉइंट्स टू रिमेंबर इन वैलेंस बॉन्ड थियरी।
Points to remember in valence bond theory. Points to remember in valence bond theory. इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखो इन octahedral complexes, where central metal atom or ion where central metal atom or ion having D0, D1, D2, D3, D0, D1, D2, D3 configuration pairing of unpaired electron do not takes place. Pairing of unpaired electron do not takes place no matter what the ligand is. No matter what the ligand is. No matter what the ligand is. And therefore all such complexes and therefore all such complexes are inner orbital, with magnetic moment is equal to 0, under root 3, under root 8, under root 15 respectively. With magnetic moment 0, under root 3, under root 8, under root 15 respectively, having D2sp3 hybridization. इन सब में हाइब्रिडाइजेशन हमेशा D2sp3 होगा, हमेशा अंदर वाला d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा. अच्छा, तो इसके बेसिस पे ये भी बोल सकते हो कि ये वाला जो कॉम्प्लेक्स होगा, D0 वाला जो कॉम्प्लेक्स होगा, ये तो डायमैग्नेटिक होगा, बाकी जो कॉम्प्लेक्सेस है सब पैरामैग्नेटिक होंगे. D1, D2, D3 कॉन्फ़िगरेशन वाले कॉम्प्लेक्सेस होंगे, वो हमेशा पैरामैग्नेटिक होंगे क्योंकि नॉन जीरो मैग्नेटिक मूवमेंट ऑब्जर्व हो रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, तो ये कंक्लूजन हम ड्रॉ कर सकते हैं वैलेंस बॉन्ड थियरी के बेसिस पे. अब जरा देखो आगे क्या बोला गया है. The magnetic behavior of these free ions and their coordination entities is similar. फिर आगे बोला है when more than 3, अगर 3 से ज्यादा, यहाँ पे तो हम D3 तक कंसिडर कर रहे हैं, अगर 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो बोल रहे हैं कि when more than 3D electrons are present, the required pair of 3D orbitals for octahedral hybridization is not directly available as a consequence of Hund's rule. तो बोल रहा है कि वहां पे जो पेयरिंग है वो पेयरिंग ऐसा नहीं है कि हंट्स रूल के अकॉर्डिंग ही होगी, कि मतलब 5 इलेक्ट्रॉन तो सिंगली फिल होंगे फिर छठे इलेक्ट्रॉन पे पेयरिंग होगी. उससे पहले भी पेयरिंग स्टार्ट हो सकती है, चौथे इलेक्ट्रॉन पे भी पेयरिंग हो सकती है. ठीक है,
बोले 10 फॉर D4 क्रोमियम 2 पॉजिटिव, मैग्नीज 3 पॉजिटिव में D4 है। D5 मैग्नीज 2 पॉजिटिव, आयरन 3 पॉजिटिव। D6 आयरन 2 पॉजिटिव, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव। केसेस a vacant pair of d orbitals results only by pairing of 3d electrons, which leaves 2 1 and 0 unpaired electrons। ठीक है, जैसे D4 है तो D4 में क्या होगा, 3 तो सिंगली फिल हो गए, चौथा पेयरिंग में इन्वॉल्व हो गया अगर, तब भी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेंगे। अगर D5 है तो मतलब चौथा और पांचवा पेयरिंग में इन्वॉल्व हुआ तब भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा। और अगर D6 है तो सारे पेयर्ड हो जाएंगे, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। फिर आगे बोले द मैग्नेटिक डेटा एग्री विथ मैक्सिमम स्पिन पेयरिंग इन मेनी केसेस, स्पेशली विथ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कंटेनिंग D3 आयंस, नहीं D6 आयंस। However, with species containing D4 and D5 ions, there are complications। तो अब ये जो जिन कॉम्प्लिकेशंस की बात कर रहे हैं इनको जरा पॉइंट वाइज लिखते जाओ, ठीक है, पॉइंट वाइज नोट करो। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस where central metal having D8 D9 D8 D9 D10 configuration, D8 D9 D10 configuration, D8 D9 D10 configuration, pairing of electron do not takes place, pairing of electron do not takes place, pairing of unpaired electron do not take place whatever the ligand is, आगे लिखो, and all such complexes are outer orbital, and all such complexes are outer orbital, and all such complexes are outer orbital with sp3d2 hybridization, with sp3d2 hybridization with sp3d2 hybridization। अब अगर हम इनका मैग्नेटिक मोमेंट को कंसीडर करें तो यहां पे मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, D8 के केस में 2 अनपेयर्ड होंगे, अंडर रूट, अब 2 अनपेयर्ड होंगे, ये कैसे पता चलेगा, आप ये बॉक्स डायग्राम बनाओ D8 का बॉक्स रिप्रेजेंटेशन देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, आप देख रहे हो यहां पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो फिर ये वाला रिजल्ट यूज करोगे, म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ n इंटू n+2 बोहर मैग्नेटॉन, तो अंडर रूट 8 बोहर मैग्नेटॉन आ गया इस केस में। इसी तरीके से D9 के केस में अंडर रूट 3 बोहर मैग्नेटॉन आ जाएगा, और D10 के केस में 0। तो बोला गया कि अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा है जहां पे सेंट्रल मेटल एटम और आयन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, D8 D9 D10, कोई भी लीगेंड हो, चाहे लीगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड है, लीगेंड के नेचर से कोई फर्क नहीं पड़ता,
कोई भी लिगेंड इन मेटल आयन के साथ अगर प्रेजेंट है, हमेशा बाहर वाला डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है, तो D8, D9, D10 का कोई भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में यही हाइब्रिडाइजेशन होगा और कॉम्प्लेक्स हमेशा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। अगर हम बोल रहे हैं कि D0, D1, D2, D3 कॉन्फ़िगरेशन है, D0, D1, D2, D3 कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, कोई भी मेटल आयन आप ले लो, कोई भी लिगेंड प्रेजेंट हो साथ में, ये कॉन्फ़िगरेशन ये होना चाहिए, कॉन्फ़िगरेशन ये वाला होना चाहिए। ऐसा कॉम्प्लेक्स हमेशा इनर ऑर्बिटल होगा और यहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी। तो ये दो सर्टेन केसेस हैं, इनको दिमाग में रखो। D0, D1, D2, D3 कॉन्फ़िगरेशन के करस्पॉन्डिंग कोई भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है, हमेशा वो इनर ऑर्बिटल होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी। और D8, D9, D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के करस्पॉन्डिंग कोई भी कॉम्प्लेक्स बने, अगर कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल है तो वहां पे भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी, हमेशा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा और उसका मैग्नेटिक मोमेंट आप म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ n इंटू n प्लस 2 बोहर मैग्नेट्रॉन वाले फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। तीसरा पॉइंट लिखो, तीसरा पॉइंट लिखो, लिखो इन octahedral complexes of 3D series, in octahedral complexes of 3D series, in octahedral complexes of 3D series metal ions, in octahedral complexes of 3D series metal ions with D4, D5, D6 and D7 configuration, with D4, D5, D6 and D7 configuration, pairing of unpaired electron may or may not take place. Pairing of unpaired electron may or may not takes place, may or may not takes place depending upon the nature of ligand present, depending upon the nature of ligand present, depending upon the nature of ligand present and charge on the central metal ion, and charge on the central metal ion. इसके बेसिस पर डिसाइड होगा कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी या नहीं होगी, इसको कौन गवर्न करेगा? लिगेंड का नेचर गवर्न करेगा और सेंट्रल मेटल आयन पे कितना चार्ज है वो डिसाइड करेगा। ठीक है, सेंट्रल मेटल आयन का चार्ज और लिगेंड का नेचर, इससे डिसाइड होगा कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो अगर D4, D5, D6 और D7 कॉन्फ़िगरेशन है तो यहां पे अनसर्टेनिटी रहती है, समटाइम्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होती है और समटाइम्स नहीं होती। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के केस में अगर ये वाला कॉन्फ़िगरेशन है मेटल आयन का तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। किस पे डिपेंड करेगा? बोलते हैं ये लिगेंड के नेचर पे डिपेंड करेगा और जो मेटल आयन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पे डिपेंड करेगा। ठीक, बट बोल रहे हैं कि अगर कॉन्फ़िगरेशन D0, D1, D2, D3 है, एकदम क्लियर है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी, चाहे कोई भी लिगेंड हो, चाहे मेटल आयन का कुछ भी ऑक्सीडेशन स्टेट हो। ठीक है, तो यहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी। मेटल का जो अंदर वाला डी ऑर्बिटल है उसमें दो ऑर्बिटल आपको हर हाल में वैकेंट मिलेंगे, तो वो दो डी ऑर्बिटल को यूज करके और एस ऑर्बिटल और 3 पी ऑर्बिटल को यूज करके हमेशा D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन
ऑब्जर्व होगा और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स प्रोड्यूस होगा। ठीक है, और एक केस ये बताया कि अगर D8 D9 D10 कॉन्फ़िगरेशन है, D8 D9 D10 कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक, यहां पे बोल रहा है लीगेंड कोई भी हो, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ भी हो, अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है तो हमेशा बाहर वाला डी ऑर्बिटल यूज होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड ही रहेंगे, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलोगे। तो इस केस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग पॉसिबल नहीं है, और इस केस पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग पॉसिबल नहीं है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग सिर्फ यहां हो सकती है, लेकिन वो भी किस पे डिपेंड करेगा, लीगेंड के नेचर पे डिपेंड करेगा और मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट पे डिपेंड करेगा। तो ये तीनों पॉइंट क्लियर हो गए बेटा, ये तीनों केसेस आपको समझ में आ गए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, मैं आपको बता रहा हूं, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखो बेटा, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ 3D सीरीज मेटल आयन, in octahedral complexes of 3D series metal ion, in octahedral complexes of 3D series metal ion, where central metal atom possess, where central metal atom possess, ये कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, where central metal atom possess D4 D5 D6 and D7 configuration, D4 D5 D6 and D7 configuration, in presence of carbon and nitrogen donor ligand, in presence of carbon and nitrogen donor ligands, जो लिगेंड है उसमें कार्बन लोन पे डोनेट कर रहा है या नाइट्रोजन लोन पे डोनेट कर रहा है, इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन डोनर लिगेंड्स, कार्बन एंड नाइट्रोजन डोनर लिगेंड्स, पेयरिंग ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, पेयरिंग ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, and complexes thus produced, and complexes thus produced, and complexes thus produced are inner orbital, and complexes thus produced are inner orbital. तो जरा देखो बेटा, अगर D4 कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पे कंडीशन क्या बोली गई, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन रहा है, मेटल आयन का ये कॉन्फ़िगरेशन है, और लीगेंड जो हम कंसीडर कर रहे हैं वो लीगेंड कैसा है, कार्बन डोनर उसके अंदर प्रेजेंट हो, कार्बन डोनर एटम या नाइट्रोजन डोनर एटम, अगर ये लीगेंड के अंदर प्रेजेंट है, फॉर एग्जाम्पल आप बोल सकते हो कार्बन डोनर में, कार्बन डोनर लीगेंड में आप कार्बन मोनोऑक्साइड को कंसीडर कर सकते हो, साइनाइड आयन को कंसीडर कर सकते हो, ठीक है, ये कार्बन डोनर लीगेंड में तो यही दो कॉमन है। नाइट्रोजन डोनर की बात करें, अमोनिया हो सकता है, अमाइड आयन हो सकता है, ठीक है, ये ईएन हो सकता है, इथाइलिन डाइअमाइन, ग्लाइसिनेट आयन हो सकता है, ऐसे लीगेंड्स प्रेजेंट हो सकते हैं नाइट्रोजन डोनर में। तो अगर कार्बन डोनर और नाइट्रोजन डोनर लीगेंड्स प्रेजेंट हैं और सेंट्रल मेटल आयन की का ये कॉन्फ़िगरेशन है, सेंट्रल मेटल आयन का ये कॉन्फ़िगरेशन है, और कॉम्प्लेक्स जो बन रहा है वो आउटर ऑर्बिटल, कॉम्प्लेक्स जो बन रहा है वो ऑक्टाहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा है, तो वहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी। तो जैसे D4 कॉन्फ़िगरेशन है बेटा, तो D4 कॉन्फ़िगरेशन को अगर आप देखो,
ये D4 कॉन्फ़िगरेशन है, बोल रहे हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी। तो एक चीज यहाँ पे समझना, अभी ये जस्ट आगे डिस्कस होगा। ये बेसिकली ये जो डी ऑर्बिटल्स है, ये डी ऑर्बिटल्स का दो सेट होता है। तीन डी ऑर्बिटल अलोंग द एक्सिस ओरिएंट, दो डी ऑर्बिटल अलोंग द एक्सिस ओरिएंटेड होते हैं और तीन डी ऑर्बिटल इन बिटवीन एक्सिस ओरिएंटेड होते हैं। ये सब +1 में एटॉमिक स्ट्रक्चर में बताया गया ऑर्बिटल के शेप में। तो आप यहाँ पे देखोगे 3 डी ऑर्बिटल का एक सेट होता है और 2 डी ऑर्बिटल का एक सेट होता है। ठीक है, अगर हंट्स रूल के मतलब इनके बीच में एनर्जी डिफरेंस आ जाता है, बिकॉज इनका ओरिएंटेशन अलग अलग है। एक अलोंग द एक्सिस ओरिएंटेड है, दूसरा इन बिटवीन एक्सिस ओरिएंटेड है। तो एक लीगेंड के ऑर्बिटल के साथ जिसमें लोन पेयर है स्ट्रांगली इंटरैक्ट करता है, दूसरा वीकली इंटरैक्ट करता है। तो जो स्ट्रांगली इंटरैक्ट करता है उसकी एनर्जी ज्यादा इंक्रीज कर जाती है, जो वीकली इंटरैक्ट करता है उसकी एनर्जी कम इंक्रीज करती है। इस वजह से इनकी एनर्जी में स्प्लिटिंग हो जाती है, एनर्जी डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, तो पहला यहाँ गया, दूसरा यहाँ गया, तीसरा यहाँ गया। चौथे के लिए पॉसिबिलिटी है कि वो यहाँ आएगा या यहाँ आएगा। तो अगर ये गैप एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा है तो हमेशा इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई करना चाहता है, वो उसकी नेचुरल टेंडेंसी है। तो जब ये एनर्जी स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा हो जाती है तो क्या होता है कि चौथा इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ जाता है। अब आप देखोगे इसके अंदर सिर्फ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेंगे। तो D4 में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर D5 है तो पांचवा यहां आएगा, सिर्फ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। और अगर D6 होगा तो छठा यहां आएगा, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। जबकि नॉर्मल तरीके से अगर आप हंट्स रूल को अप्लाई करो तो उस सिचुएशन में आपको इससे डिफरेंट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। जैसे D6 होगा, अगर हंट्स रूल फॉलो हो रहा है तो D6 के केस में क्या होगा, 5 तो आप सिंगली भर दे रहे हो, छठा इसके अंदर आएगा, तो 4 अनपेयर्ड होने चाहिए। जबकि इसके अकॉर्डिंग कोई भी अनपेयर्ड नहीं है। ठीक है, तो ये बेसिकली ये डिपेंड करता है कि कहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी। वो लीगेंड के नेचर पे डिपेंड करता है और जो सेंट्रल मेटल एटम हम कंसीडर कर रहे हैं उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पे डिपेंड करता है। तो बेटा ये वाला पॉइंट समझ में आया? ये 4th पॉइंट क्लियर हुआ क्या? ठीक है, तो आप ये समझ लेना, जैसे D6 के ये 2 कॉन्फ़िगरेशन लिखे हुए हैं। ये जब कार्बन या नाइट्रोजन डोनर लिगेंड है तो ये वाला कॉन्फ़िगरेशन है, अदरवाइज ये कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। अगर ये कॉन्फ़िगरेशन रहेगा तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। अगर ये कॉन्फ़िगरेशन रहेगा 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अगर ये वाला कॉन्फ़िगरेशन रहेगा तो अंदर वाले 2 d ऑर्बिटल वैकेंट रहेंगे। अंदर वाले 2 d ऑर्बिटल वैकेंट रहेंगे तो लिगेंड का जो लोन पेयर है वो इनको ऑक्यूपाई कर सकता है, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। और अगर ये कॉन्फ़िगरेशन है तो अंदर वाला d ऑर्बिटल वैकेंट नहीं है, लिगेंड का लोन पेयर इसको ऑक्यूपाई नहीं कर सकता। तो जब अंदर वाला d ऑर्बिटल उसको नहीं मिलेगा तो वो फिर वो बाहर वाला d ऑर्बिटल को यूज करना शुरू कर देगा। और बाहर वाले d ऑर्बिटल को अगर वो यूज करता है तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अगर अंदर वाले d ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट होता है हाइब्रिडाइजेशन में तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और बाहर वाला d ऑर्बिटल जैसे इस केस में यूज होगा तो वो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखो बेटा, लिखो ऑल द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स of cobalt 3 positive, all the octahedral complex of cobalt 3 positive are inner orbital irrespective of nature of ligands, irrespective of nature of ligands, and all such complexes
and all such complexes are diamagnetic, and all such complexes are diamagnetic except दो एक्सेप्शन है बेटा, दो एक्सेप्शन है यहां पे, एक्सेप्ट CO F6 3 नेगेटिव and CO F3 H2O thrice, CO F3 H2O thrice, इन दोनों को छोड़ करके, ठीक है, ये दो कॉम्प्लेक्सेस कोबाल्ट 3 पॉजिटिव के हैं जहां पे हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होता है, ठीक। इसके अलावा जितने भी कॉम्प्लेक्सेस कोबाल्ट 3 पॉजिटिव के हैं, सारे के सारे कॉम्प्लेक्सेस क्या है, डायमैग्नेटिक है और इनर ऑर्बिटल है, ठीक है, सारे के सारे कॉम्प्लेक्सेस डायमैग्नेटिक है और इनर ऑर्बिटल है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, CO F6 3 नेगेटिव और CO F3 H2O थ्राइस, ये दोनों कॉम्प्लेक्सेस बेटा अगर आप देखो तो इनमें हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होता है और ये पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्सेस है, पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। बाकी आपको कोबाल्ट 3 पॉजिटिव का कोई भी कॉम्प्लेक्स मिल जाए, जैसे COCN6 3 नेगेटिव, COH2O6 3 पॉजिटिव, ठीक है, CONH3 6 3 पॉजिटिव, ठीक है। तो कोबाल्ट का आप एटसेट्रा, कोबाल्ट का आप ऐसा कोई भी कॉम्प्लेक्स लो, सब में आप देखोगे कि इसका हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो D2sp3 होगा, D2sp3 होगा। और जरा कोबाल्ट का अगर यहाँ पे कोबाल्ट 3 पॉजिटिव का कॉन्फ़िगरेशन, डी ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन देखो, तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर है 27, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा आर्गन 4s2, ये हो गया 20 इलेक्ट्रॉन, 3d7, आर्गन 4s2 3d7। हमने लिया है कोबाल्ट 3 पॉजिटिव, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव लिया तो क्या हो गया, आर्गन 4s0 3d6, d6 वाला केस है ये वाला। अब बोल रहा है कि सारे के सारे कॉम्प्लेक्सेस इनर ऑर्बिटल है, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाएगी, ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे उसकी पेयरिंग हो जाएगी, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स इन 3 डी ऑर्बिटल में आ जाएंगे, ये 2 डी ऑर्बिटल वैकेंट हो जाएगा, और ये 2 डी ऑर्बिटल वैकेंट हो गया तो क्या होगा, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा और डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स होगा। तो यही केस यहाँ पे ऑब्जर्व हो रहा है कोबाल्ट 3 पॉजिटिव में। नेक्स्ट पॉइंट लिखो बेटा, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, लिखो ऑल द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, all the octahedral complex of nickel 2 positive ion, of nickel 2 positive ion are outer orbital complex, are outer orbital complex, are outer orbital complex with magnetic moment, with magnetic moment under root 8 Bohr magneton, with magnetic moment under root 8 Bohr magneton। तो पहले तो आप ये देखो कि निकल 2 पॉजिटिव का डी कॉन्फ़िगरेशन कैसा है। तो निकल का एटॉमिक नंबर है 28, अगर हम निकल का
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखें तो ये होना चाहिए 4s2 3d8, और यहाँ पे निकिल 2 पॉजिटिव है, निकिल 2 पॉजिटिव है बेटा, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया d8। अब d8 वाले केस में मैंने आपको बताया था कि d8 d9 d10, अगर ये कॉन्फ़िगरेशन आपको कहीं पे दिखता है और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, d8 d9 d10 में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो वो हमेशा आउटर ऑर्बिटल होगा, चाहे कोई भी लिगेंड प्रेजेंट हो। तो वही बात यहाँ पे बोली जा रही है निकिल 2 पॉजिटिव के केस। अब यहाँ पे स्पेशली उसको अलग से बोल रहे हैं निकिल 2 पॉजिटिव के केस में ऐसा है। तो निकिल 2 पॉजिटिव क्योंकि वो d8 कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा तो आउटर ऑर्बिटल ही होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहेंगे, तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, वो दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहेंगे। तो ये पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्सेस होंगे ये सारे। नेक्स्ट पॉइंट लिखो बेटा, लिखो इन ऑल द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, in all the octahedral complexes, in all the octahedral complexes of 4d and 5d series, of 4d and 5d series, 4d and 5d series metal ions, in 4d and 5d series metal ions with configuration d4 d5 d6 and d7, d4 d5 d6 and d7, pairing of unpaired electron always takes place. Pairing of unpaired electron always takes place. Pairing of unpaired electron always takes place irrespective of the nature of the ligand. Irrespective of the nature of the ligand. Irrespective of the nature of the ligand. ठीक है, तो अब जैसे देखो, अगर हम बोल रहे हैं कि मान लो ये D7 वाला केस, तो कोबाल्ट ग्रुप का जो नीचे वाला एलिमेंट है, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव के नीचे वाला जो एलिमेंट है, कोबाल्ट 2 पॉजिटिव, कोबाल्ट ग्रुप के नीचे वाला जो एलिमेंट है, उसी तरीके से आयरन को अगर हम कंसीडर करें तो आयरन के नीचे वाला जो एलिमेंट है, आई थिंक रुथेनियम है, ठीक है, आयरन के नीचे रुथेनियम है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम कंसीडर करते हैं मैग्नीज ग्रुप, तो मैग्नीज ग्रुप के नीचे जो है वो आई थिंक मैग्नीज के नीचे कौन सा एलिमेंट है, मैग्नीज ग्रुप में रियोनियम भी आता है। तो मैग्नीज ग्रुप के नीचे वाले जो एलिमेंट्स है बेटा, तो इसके जस्ट नीचे वाला वो 4d सीरीज का मेटल होगा, उसके नीचे वाला 5d सीरीज का मेटल होगा, ठीक है। तो अगर आप इनको कंसीडर करते हो, इनका कोई भी कॉम्प्लेक्स अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है, हमेशा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग के साथ ही बनेगा। 4d सीरीज और 5d सीरीज मेटल आयन जिनमें सेंट्रल मेटल एटम का ये कॉन्फ़िगरेशन है, d4 d5 d6 d7 कॉन्फ़िगरेशन, हमेशा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग के साथ ही कॉम्प्लेक्स बनेगा, चाहे कोई भी लिगेंड हो, चाहे इनका कुछ भी ऑक्सीडेशन स्टेट हो। 3d सीरीज मेटल के केस में मैंने आपको बताया था कि अगर ये कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जर्व होता है 3d सीरीज मेटल के केस में, तो लिगेंड का नेचर और मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पर डिसाइड होगा कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी या नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे कोई सेकेंड थॉट है ही नहीं, इन केसेस में भी हमेशा पेयरिंग होगी। बाकी D0 D1 D2 D3 में तो पहले ही क्लियर था कि वहां पेयरिंग नहीं हो सकती, D8 D9 D10 में भी क्लियर है कि वहां पेयरिंग नहीं हो सकती। यही केस था जहां पे कंफ्यूजन है कि पेयरिंग होगी या नहीं होगी।
तो यहाँ पे क्लियरली बोल दिया गया कि हमेशा यहाँ पे पेयरिंग होगी अगर 4D सीरीज और 5D सीरीज का मेटल। बोलो ये पॉइंट क्लियर हुआ? ये पॉइंट क्लियर हुआ बेटा? मैं फिर से क्लियर कर देता हूं कि अगर ये कॉन्फ़िगरेशन आपको 4D सीरीज और 5D सीरीज मेटल के केस में मिलता है, चाहे उसके साथ कोई भी लिगेंड हो, चाहे मेटल की कुछ भी ऑक्सीडेशन स्टेट हो, हमेशा आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करके कॉम्प्लेक्स बताना है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग के साथ कॉम्प्लेक्स को का कॉन्फ़िगरेशन मतलब हाइब्रिडाइजेशन और सारी इंफॉर्मेशन आपको बतानी। तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हमेशा होगी और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ही बनेगा। लेकिन अगर यही 3D सीरीज का मेटल होता है इस कॉन्फ़िगरेशन के साथ, तो वहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो भी सकती थी, नहीं भी हो सकती थी। वो डिपेंड करता है कि जो लीगेंड यूज हो रहा है वो लीगेंड कौन सा है और मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। all the complexes of all the complexes of palladium 2 positive, all the complexes of palladium 2 positive, platinum 2 positive and gold 3 positive, all the complexes of palladium 2 positive, platinum 2 positive and gold 3 positive and gold 3 positive with coordination number 4, with coordination number 4 are DsP2 with coordination number 4। इनमें कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 ऑब्जर्व हो रहा है विथ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आर DsP2 and possess square planar geometry, DsP2 and possess square planar geometry and possess square planar geometry and all such complexes are diamagnetic in nature, and all such complexes are diamagnetic in nature, and all such complexes are diamagnetic in nature। अब क्यों है ऐसा जरा देखना बेटा, ऐसा क्यों है? बेसिकली पैलेडियम प्लैटिनम ये निकेल ग्रुप के एलिमेंट है, मतलब पैलेडियम और प्लैटिनम को अगर आप देखोगे तो ये निकेल ग्रुप के एलिमेंट है, लेकिन 4D और 5D सीरीज के एलिमेंट है। ये 4D सीरीज का एलिमेंट है और ये 5D सीरीज का एलिमेंट। और अभी मैंने आपको बताया कि 4D और 5D सीरीज का कोई भी मेटल आयन है तो उसके केस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की हमेशा पेयरिंग होती है और हमेशा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता है। तो वही बात यहाँ पे पैलेडियम 2 पॉजिटिव, प्लैटिनम 2 पॉजिटिव और गोल्ड 3 पॉजिटिव के केस में होल्ड करेगी। गोल्ड जो है वो कॉपर ग्रुप का एलिमेंट है 5D सीरीज का, ठीक है। तो पैलेडियम 2 पॉजिटिव, प्लैटिनम 2 पॉजिटिव और गोल्ड 3 पॉजिटिव का कोई भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला कॉम्प्लेक्स लो, हमेशा हाइब्रिडाइजेशन आपको DsP2 मिलेगा और स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होगी और कॉम्प्लेक्स डायामैग्नेटिक होगा, कॉम्प्लेक्स डायामैग्नेटिक होगा। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया बेटा, ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। पैलेडियम 2 पॉजिटिव, प्लैटिनम 2 पॉजिटिव एंड गोल्ड 3 पॉजिटिव का कोई भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला कॉम्प्लेक्स हमेशा क्या होगा, उसका हाइब्रिडाइजेशन DsP2 होगा और स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होगी और वो हमेशा डायमैग्नेटिक होगा। वजह क्या है? क्योंकि ये 4D और 5D सीरीज के मेटल आयंस हैं जिनमें हमेशा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होती है।
अच्छा, ये मैं समझना कि ये सारी इंफॉर्मेशन सिर्फ वीबीटी के बेसिस पे ही मैं बोल रहा हूँ, ये सिमिलर इंफॉर्मेशन है जिनमें से कुछ तो हम वीबीटी के बेसिस पे कंक्लूड कर रहे हैं और कुछ मैं ऐसा ही इंफॉर्मेशन के तौर पे आपको बता रहा हूँ। ठीक है, एक और पॉइंट लिखो, एक और पॉइंट लिखो, देखो अमंग हेक्सा अमाइन कॉम्प्लेक्स, अमंग हेक्सा अमाइन कॉम्प्लेक्स of 3D series metal ion, of 3D series metal ion, pairing of unpaired electron takes place among hexaamine complex of 3D series metal ion, among hexaamine complex of 3D series metal ion, pairing of unpaired electron takes place, pairing of unpaired electron takes place if metal ion possesses, if metal ion possesses D4, D5, D6 and D7 configuration. D4, D5, D6 and D7 configuration. Exception occurs, exception occurs, exception occurs in case of manganese 2 positive and iron 2 positive. यहां पे दिमाग में रखना है आपको, मैग्नीज 2 पॉजिटिव एंड आयरन 2 पॉजिटिव, इनको छोड़ करके ये एक्सेप्शनल केसेस हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि Mn NH3 6 2 पॉजिटिव, Mn NH3 6 2 पॉजिटिव, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी, तो यहां पे हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होगा और Fe NH3 6 2 पॉजिटिव, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होगा। मतलब मैग्नीज और आयरन, मैग्नीज 2 पॉजिटिव और आयरन 2 पॉजिटिव अमोनिया के साथ ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। ठीक है, बाकी अगर आप कंसीडर करते हो जैसे क्रोमियम, अगर आप क्रोमियम 2 पॉजिटिव को कंसीडर करते हो, क्रोमियम 2 पॉजिटिव है, ठीक है, या क्रोमियम 3 पॉजिटिव है, क्रोमियम 2 पॉजिटिव है, क्रोमियम 3 पॉजिटिव, क्रोमियम 2 पॉजिटिव में D4 कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, 4s1 3d5, तो 4s वाला एक निकला, 3d से एक निकला, तो D4 रह गया, और क्रोमियम 3 पॉजिटिव में D3 है। अगर आप कंसीडर करते हो क्रोमियम से पहले है वेनेडियम, वेनेडियम 2 पॉजिटिव को, तो वेनेडियम 2 पॉजिटिव का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, D3। खैर D3 वाला केस तो इसमें आएगा नहीं, D3 वाला केस इसमें आएगा नहीं, D4 वाला केस आपको कंसीडर करना है, तो वेनेडियम 2 पॉजिटिव नहीं चलेगा। अगर आप कंसीडर करते हो आयरन 3 पॉजिटिव को, आयरन 3 पॉजिटिव, तो आयरन 3 पॉजिटिव में कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, D5, 4s2 3d6 था, 4s वाला 2 निकला, D6 से 1 निकला, तो D5, तो D5 इसमें आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप कंसीडर करते हो कोबाल्ट के केस में, तो कोबाल्ट 2 पॉजिटिव अगर है, तो कोबाल्ट 2 पॉजिटिव का D7 कॉन्फ़िगरेशन है। कोबाल्ट 3 पॉजिटिव को अगर आप लेते हो, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव का D6 कॉन्फ़िगरेशन है। तो आपको ये D4, D5, D7, D6 कॉन्फ़िगरेशन वाले मेटल आयंस दिख रहे हैं। ये अमोनिया के साथ अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, तो अमोनिया के साथ इनके जितने भी कॉम्प्लेक्सेस होंगे, वो सब हमेशा क्या होंगे, उनका हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 होगा, वो हमेशा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस होंगे। अमोनिया के साथ इन मेटल आयंस के जो कॉम्प्लेक्सेस होंगे वो इनर ऑर्बिटल होंगे। सिर्फ ये याद रखना, ये दो एक्सेप्शन है, मैग्नीज 2 पॉजिटिव और आयरन 2 पॉजिटिव, ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं विथ अमोनिया।
अच्छा एक बात और, अगर हम बोल रहे हैं कि कोई भी कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक है तो ये मान करके चल रहा है कि जो लीगेंड इन्वॉल्व है वो डायमैग्नेटिक है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि मेटल आयन के अंदर तो कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हो, लेकिन लीगेंड जो हम कंसीडर करें, लीगेंड जो है वो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हो, वो खुद में अपने आप में पैरामैग्नेटिक हो। तो अगर लीगेंड पैरामैग्नेटिक है तो ऐसे सिचुएशन में पूरा कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक हो सकता है। ठीक है, तो आप नोट में इस बात को लिख लेना, नोट में लिखो, लिखो इन ऑल अबव डिस्कशन, in all above discussion, it is assumed that ligand involved it is assumed that ligand involved is not paramagnetic. Ligand involved is not paramagnetic. Ligand involved is not paramagnetic. तो ये पॉइंट्स टू रिमेंबर में ये जो पॉइंट्स मैंने लिखवाए हुए हैं ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन पे बेस्ड क्वेश्चन जो है वो अक्सर पूछा जाता है, तो ये पूरा एक एक पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद आप देखो लिमिटेशन मैंने पहले ही बता दिया था, वैलेंस बॉन्ड थियरी का लास्ट क्लास में ही फिनिश कर दिया था। अब इसके बाद अगला डिस्कशन है क्रिस्टल फील्ड थियरी। ठीक है, तो आप नोट करो क्रिस्टल फील्ड थियरी, क्रिस्टल फील्ड थियरी। क्रिस्टल फील्ड थियरी क्रिस्टल फील्ड थियरी लिखो, दिस थियरी was introduced by Bethe and Van Vleck. This theory was introduced by Bethe and Van Vleck. Bethe and Van Vleck in order to explain Bethe and Van Vleck in order to explain the optical properties of ionic crystal, the optical properties of ionic crystal, the optical properties of ionic crystal. तो देखो बेटा, जो क्रिस्टल फील्ड थियरी है, क्रिस्टल फील्ड थियरी को बेथे एंड वान व्लेक ने इंट्रोड्यूस किया। किस लिए इंट्रोड्यूस किया इस थियरी को? आयनिक क्रिस्टल की ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए। ओरिजिनली इस थियरी को इंट्रोड्यूस किया गया आयनिक क्रिस्टल की ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक, बाद में इसको जनरलाइज करके इस थियरी को वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की एनालिसिस के लिए यूज किया गया। ठीक है, तो ये है क्रिस्टल फील्ड थियरी का हिस्टोरिकल फैक्ट। तो अब जरा देखो क्या बोला जा रहा है आगे। बोला है कि द क्रिस्टल फील्ड थियरी इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल विच कंसीडर्स द मेटल लीगेंड बॉन्ड टू बी आयनिक। यहां पे ये एज्यूम किया जाता है कि मेटल और लीगेंड के बीच में जो बॉन्ड है वो आयनिक है।
arising purely from electrostatic interaction between the metal ion and the ligand, और बोल रहा है कि मेटल आयन और ligand के बीच में जो इंटरेक्शन है वो प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक है। ये सब एजम्पशन है इस थ्योरी की। ligands are treated as point charges, ligands को यहाँ पे पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट किया जाता है। पॉइंट चार्जेज इन केस ऑफ एनायंस, अगर एनायनिक लिगेंड है तो वो पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट किया जाएगा, और पॉइंट डायपोल इन केस ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, अगर न्यूट्रल लिगेंड है तो एक पॉइंट डायपोल की तरह ट्रीट किया जाएगा। The 5 d orbitals in an isolated gaseous metal atom or ion have same energy. जो 5 d ऑर्बिटल है वो आइसोलेटेड गैसियस मेटल एटम और आयन के अंदर वो डीजनरेटेड एज्यूम किए जाएंगे, मतलब उन सबकी एनर्जी बराबर होती है। जबकि रियलिटी ये है बेटा कि वो डी ऑर्बिटल तभी डीजनरेटेड होते हैं जब उनमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता। जैसे ही उन डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एंटर करता है उनकी एनर्जी में स्प्लिटिंग हो जाती है, मतलब उनका एनर्जी जो है वो बराबर नहीं रहता, तब वो डीजनरेटेड नहीं बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि उनके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने के बावजूद भी वो डीजनरेटेड है, ये भी एजम्पशन है। The 5 d orbitals in an isolated gaseous metal atom or ion have same energy, that is they are degenerate. This degeneracy is maintained if a spherically symmetrical field of negative charges surrounds the metal atom or ion. बोल रहा है कि ये डीजेनरेसी तब भी मेंटेन रहती है जब स्फेरिकली सिमेट्रिक लीगेंड फील्ड का अप्रोच होता है। मतलब अगर मान लो मेटल आयन जो है वो एक स्फीयर के सेंटर पे है और स्फीयर के सरफेस से हर तरफ से लीगेंड आ रहे हैं, यूनिफॉर्मली अगर लीगेंड का अप्रोच हो रहा है हर डायरेक्शन से, तो ऐसे सिचुएशन में बोल रहा है कि वो उसकी डीजेनरेसी तब भी मेंटेन रहेगी, बट वो डीजेनरेसी मेंटेन तो रहेगी बट वो एवरेज एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि हर डी ऑर्बिटल के लिए रिपल्सन बराबर होगा तो सबकी एनर्जी बराबर अमाउंट से इंक्रीज कर जाती है। इसलिए पांचों की एनर्जी अभी भी अप्रोक्सीमेटली सेम रहेगी बट वो एलिवेटेड होगी, इंक्रीज कर चुकी होगी। The 5 d orbitals in an isolated gaseous metal atom or ion have same energy, that is they are degenerate. This degeneracy is maintained if a spherically symmetric field of negative charges surrounds the metal atom or ion. However, when this negative field is due to ligands, either anions or the negative ends of a dipolar molecule like ammonia and water in a complex, it becomes asymmetrical and the degeneracy of the d orbital is lifted. तो बोल रहे हैं कि अगर रियल लीगेंड फील्ड है, ये जो स्फेरिकली सिमेट्रिक लीगेंड फील्ड की बात कर रहे हैं ये तो थ्योरेटिकली हम डिफाइन कर रहे हैं। जो रियल लीगेंड फील्ड होगी, मैंने डीजेनरेसी वाला पॉइंट ये बोला है कि अगर मेटल एटम और आयन के अंदर, ठीक है, अगर मेटल एटम और आयन का जो डी ऑर्बिटल है अगर वो वेकेंट है तब तो वो डीजेनरेटेड रहता है, लेकिन जैसे ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन एंटर करता है उसकी डीजेनरेसी खत्म हो जाती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के एंटर करने से पहले तो वो डीजेनरेटेड रहता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के एंटर करते ही उसकी डीजेनरेसी खत्म हो जाती है। बट यहां पे ये एज्यूम किया जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस के बावजूद भी वो डीजेनरेटेड है। ठीक है, और फिर ये बोला जा रहा है कि अगर ऐसा डीजेनरेटेड डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है मेटल आयन के अंदर और स्फेरिकली सिमेट्रिक लीगेंड फील्ड को हम अप्लाई करते हैं, मतलब मेटल आयन को सेंटर पे एज्यूम करते हुए अगर हम स्फेरिकली सिमेट्रिक लीगेंड फील्ड को अप्लाई करते हैं जहां पे हर डायरेक्शन से इक्वल नंबर ऑफ लीगेंड का अप्रोच हो रहा है टुवर्ड द मेटल आयन, तो सिचुएशन में क्या होगा, जितने भी डी ऑर्बिटल्स है सबके लिए लीगेंड का बराबर रिपल्सन होगा। इसका मतलब सबकी एनर्जी इंक्रीज करेगी बाय इक्वल अमाउंट। अगर सारे डी ऑर्बिटल की एनर्जी इक्वल अमाउंट से इंक्रीज करेगी तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, इन एनर्जी इंक्रीज करने के बावजूद भी वो डीजेनरेटेड बने रहेंगे। ठीक है, बट रियल लीगेंड फील्ड के केस में बोल रहा है कि रियल लीगेंड फील्ड के केस में जो अप्रोच होता है वो ऐसा स्फेरिकली सिमेट्रिक लीगेंड फील्ड नहीं होती, बल्कि लीगेंड कुछ पर्टिकुलर डायरेक्शन से अप्रोच करता है, चाहे वो अलोंग द एक्सिस आए या इन बिटवीन एक्सिस आए।
लिगेंड का अप्रोच या तो अलोंग द एक्सिस होगा या इन बिटवीन एक्सिस होगा। तो ऐसे सिचुएशन में डी ऑर्बिटल की एनर्जी में स्प्लिटिंग हो जाएगी। ठीक है, तो उसकी बात यहां पे कर रहे हैं। तो बोला however when the negative field is due to ligands, either anions or the negative ends of a dipolar molecules like ammonia and water in a complex, it becomes asymmetrical and the degeneracy of the d orbital is lifted metal removed. It results in splitting of the d orbitals. तो उससे d orbital की एनर्जी में splitting हो जाएगी। The pattern of splitting depends upon the nature of the crystal field. Let us explain this splitting in different crystal fields. तो अब इसके बाद वो सारा डिस्कशन करेंगे, तो पहले मैं इसको समराइज कर देता हूं, आप नोट करो। लिखो लिखो क्रिस्टल फील्ड थियरी is much more widely accepted. Crystal field theory is much more widely accepted than that of valence bond theory. Than that of valence bond theory. Than that of valence bond theory. देखो assumptions involved in crystal field theory, assumptions involved in crystal field theory are, assumptions involved in crystal field theory are, number one, first point लिखो the interaction between metal ion and the ligand, metal ion and the ligand is purely electrostatic, is purely electrostatic. Is purely electrostatic. With transition metal ion, with transition metal ion, with transition metal ion is considered as, with transition metal ion is considered as, is considered as a positive ion, is considered as a positive ion, is considered as a positive ion of charge equal to, of charge equal to its oxidation state, of charge equal to its oxidation state, of charge equal to its oxidation state. नेक्स्ट पॉइंट लिखो बेटा, सेकंड पॉइंट, लिखो एनायनिक लीगेंड्स, anionic ligands are treated as, anionic ligands are treated as negative point charge, treated as negative point charges. Anionic ligands are treated as negative point charges, whereas neutral ligands, whereas neutral ligands are treated as a dipole, are treated as a point dipole, are treated as a point dipole, are treated as a point dipole whose negative end, whose negative end, whose negative end is pointed towards, whose negative end
is pointed towards the central metal ion, whose negative end is pointed towards the central metal ion. नेक्स्ट पॉइंट लिखो बेटा, नेक्स्ट पॉइंट देखो, देयर इज नो इंटरैक्शन बिटवीन मेटल ऑर्बिटल्स एंड लीगेंड ऑर्बिटल्स. There is no interaction between metal orbitals and ligand orbitals. There is no interaction between metal orbitals and ligand orbitals. तो यहां पे बोल रहा है कि मेटल ऑर्बिटल्स और लीगेंड ऑर्बिटल्स के बीच में कोई इंटरैक्शन नहीं है, ऐसा एज्यूम कर रहे हैं. ये भी एक एजम्पशन है. नेक्स्ट पॉइंट लिखो. Next point, the arrangement of ligands around the central metal ion. The arrangement of ligand around the central metal ion. The arrangement of ligand around the central metal ion is such that the repulsion between them is such that the repulsion between them will be minimum. The repulsion between them will be minimum. तो सेंट्रल मेटल आयन के सराउंडिंग में लीगेंड का अरेंजमेंट ऐसा होना चाहिए कि उनके बीच में जो रिपल्सन है वो मिनिमम हो. मतलब अगर दो लीगेंड है तो दो लीगेंड हमेशा लीनियर होने चाहिए, मतलब अपोजिट डायरेक्शन से आने चाहिए, जिससे कि उनका सेपरेशन मैक्सिमम हो, रिपल्सन मिनिमम हो. अगर तीन लीगेंड है तो तीन लीगेंड जो है एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स के अलोंग अप्रोच करने चाहिए. ठीक है. अगर चार लीगेंड है तो वो दो तरीके से अरेंज कर सकते हैं, या तो वो एक स्क्वायर के वर्टेक्स के लॉन्ग अप्रोच कर सकते हैं, या वो एक टेट्राहेड्रन के वर्टेक्स के लॉन्ग अप्रोच कर सकते हैं. तो दो तरीके से अप्रोच कर सकते हैं. ठीक है. ऐसे 5 के केस में वो ट्रायगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री के वर्टेक्स के लॉन्ग अप्रोच करेंगे. 6 के केस में वो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के वर्टेक्स के लॉन्ग अप्रोच करेंगे. तो इस तरीके से उनका अप्रोच होगा. अगला पॉइंट लिखो बेटा, एजम्पशन में नेक्स्ट पॉइंट लिखो. द 5d orbitals in an isolated gaseous metal atom or ion are degenerated. The 5d orbitals in an isolated gaseous metal atom or ion are degenerated. That is, they have equal energy. And if spherically symmetric ligand field is placed around the metal ion, then they remains degenerated. But all of them will raised in energy.
लिखो, however in presence of real ligand field, however in presence of real ligand field, however in presence of real ligand field, where the approach of ligand, however in presence of real ligand field, where the approach of ligand is directional, where the approach of ligand is directional, where the approach of ligand is directional, their degeneracy, their degeneracy of d orbital, their degeneracy of d orbital will be removed, their degeneracy of the d orbital will be removed, and this is known as, and this is known as crystal field splitting, and this is known as crystal field splitting of the d orbital, and this is known as crystal field splitting of the d orbital, and this is known as crystal field splitting of d orbital. तो जरा देखो बेटा, यहां पे बोल रहे हैं कि लीगेंड के अप्रोच से पहले, लीगेंड के अप्रोच से पहले अगर मान लो ये जो डी ऑर्बिटल्स हैं, ये डी ऑर्बिटल्स, आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट करो, इनकी एनर्जी नियरली सेम है, सेम और नियरली सेम। ये 5 डी ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल को मैंने रिप्रेजेंट किया है, 5 डी ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल को मैंने रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। ये है बिफोर द अप्रोच ऑफ लीगेंड, बिफोर द अप्रोच ऑफ ligand in isolated gaseous metal atom और आयन। ये सिचुएशन है बेटा। अब मान लो कि इनका एनर्जी लेवल, एवरेज एनर्जी लेवल अगर यहां पे लाई कर रहा है, ये एवरेज एनर्जी लेवल है, तो बोला जब स्फेरिकली सिमेट्रिक लिगेंड फील्ड होती है तो क्या होता है, इन सब की एनर्जी, मतलब ये जो एवरेज एनर्जी लेवल है ना, वो यहां से इंक्रीज करके एवरेज एनर्जी लेवल यहां आ जाता है। ये एवरेज एनर्जी लेवल है आफ्टर अप्रोच ऑफ लिगेंड। ये एवरेज एनर्जी लेवल आफ्टर अप्रोच ऑफ लिगेंड है, और ये एवरेज एनर्जी लेवल है बिफोर अप्रोच ऑफ लिगेंड। एवरेज एनर्जी लेवल बिफोर अप्रोच ऑफ लिगेंड, एवरेज एनर्जी लेवल बिफोर अप्रोच ऑफ लिगेंड, और ये एवरेज एनर्जी लेवल आफ्टर अप्रोच ऑफ लिगेंड। तो ये जो एवरेज एनर्जी लेवल आफ्टर अप्रोच ऑफ लिगेंड है, इसको बोलते हैं बेटा बारी सेंटर। दिस इज कॉल्ड बारी सेंटर। इसको बोलते हैं BARI सेंटर, बारी सेंटर बोलते हैं इसको, ठीक है। तो यहां पे होगा क्या
जो 5 डी ऑर्बिटल हमने कंसिडर किया है, वो 5 डी ऑर्बिटल का एवरेज मतलब अभी भी वो डीजेनरेटेड ही रहेंगे। ये स्फेरिकली सिमेट्रिक लिगेंड फील्ड के केस में बता रहा हूं आपको, ये रियल लिगेंड फील्ड के केस में ऐसा नहीं होगा। ये उनका एवरेज एनर्जी लेवल है इन प्रेजेंस ऑफ स्फेरिकली सिमेट्रिक लिगेंड फील्ड। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ स्फेरिकली सिमेट्रिक लिगेंड फील्ड। अब इनका एवरेज एनर्जी लेवल यहां से इंक्रीज करके यहां आ गया, लेकिन अभी भी ये पांचों डी ऑर्बिटल क्या है, दे रिमेन्स डीजेनरेटेड, दे रिमेन्स डीजेनरेटेड। अब होता क्या है, जब रियल लिगेंड फील्ड को हम कंसिडर करते हैं, मान लो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा है और रियल लिगेंड फील्ड है, तो उस केस में क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के केस में जो लिगेंड का अप्रोच होता है वो अलोंग द एक्सिस होता है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का जब फॉर्मेशन होता है तो लिगेंड का अप्रोच अलोंग द एक्सिस होता है, मतलब 6 एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स, नेगेटिव एक्स, पॉजिटिव वाई, नेगेटिव वाई, पॉजिटिव जेड, नेगेटिव जेड। हर एक्सिस के अलोंग एक एक लिगेंड आता है, टोटल 6 लिगेंड आते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 जब होता है तब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है। तो 6 लिगेंड अलोंग द एक्सिस आ रहे हैं, तो अलोंग द एक्सिस आ रहे हैं, तो जो ऑर्बिटल अलोंग द एक्सिस ओरिएंटेड होते हैं उनके वो ज्यादा पास पहुंच जाते हैं लिगेंड, उनको वो ज्यादा अप्रोच करते हैं, जबकि जो ऑर्बिटल इन बिटवीन एक्सिस ओरिएंटेड होते हैं उनको वो कम अप्रोच करते हैं। तो 3 डी ऑर्बिटल है जो इन बिटवीन एक्सिस ओरिएंटेड होते हैं और 2 डी ऑर्बिटल अलोंग द एक्सिस ओरिएंटेड होते हैं। इसका मतलब जो अलोंग द एक्सिस ओरिएंटेड ऑर्बिटल है उनकी एनर्जी ज्यादा इंक्रीज कर जाती है और इन बिटवीन एक्सिस ओरिएंटेड ऑर्बिटल की एनर्जी कम इंक्रीज करती है। तो 3 ऑर्बिटल का एक सेट बनेगा और 2 ऑर्बिटल का एक सेट बनेगा। तो यहां पे क्या होगा, 3 ऑर्बिटल का एक सेट होगा और 2 ऑर्बिटल का एक सेट बनेगा। ये 3 ऑर्बिटल का सेट हो गया और यहां पे 2 ऑर्बिटल का सेट ऑब्जर्व। ठीक है, ये जो 3 ऑर्बिटल का सेट होता है इसको बोलते हैं T2G ऑर्बिटल, T2G ऑर्बिटल। और ये जो 2 ऑर्बिटल का सेट होता है इसको बोलते हैं EG ऑर्बिटल, EG ऑर्बिटल। ये 3 ऑर्बिटल का जो सेट है इसको T2G और ये 2 ऑर्बिटल का जो सेट है उसको EG ऑर्बिटल बोलते हैं। ये T2G और EG के बीच में जो एनर्जी स्प्लिटिंग होती है, जो एनर्जी गैप होता है इनके बीच में, T2G और EG के बीच में जो एनर्जी गैप होता है, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा, इसको डेल्टा O से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा O। और ये डेल्टा O जो है बेटा इसको बोलते हैं सी, फुल फॉर्म लिखता हूं मैं, नहीं अभी मैं इसका एब्रिविएशन लिखता हूं, CFSE, CFSE ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ये जो डेल्टा O है, डेल्टा O को बोलते हैं CFSE ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। डेल्टा O बेसिकली ये एनर्जी गैप को बोलते हैं। दिस एनर्जी गैप इज कॉल्ड डेल्टा O। डेल्टा O क्या है, CFSE ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। CFSE का फुल फॉर्म आप लिख सकते हो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। CFSE का फुल फॉर्म है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी।
ठीक है, तो यहां पे देखो एक बात और इंपॉर्टेंट है कि जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है, यहां पे जो एवरेज एनर्जी लेवल हम कंसीडर कर रहे हैं, एवरेज एनर्जी लेवल के कंपेयर में, एवरेज एनर्जी लेवल यानी कि बारी सेंटर को हम कंसीडर करें, तो बारी सेंटर के कंपेयर में ये वाला जो T2G ऑर्बिटल का एवरेज एनर्जी लेवल है वो -0.4 डेल्टा ओ नीचे होता है, -0.4 डेल्टा ओ नीचे होता है। और ये जो EG ऑर्बिटल का एवरेज एनर्जी लेवल है वो यहां से बेटा प्लस 0.6 डेल्टा ओ ऊपर होता है। ये प्लस 0.6 डेल्टा ओ ऊपर होता है और ये -0.4 डेल्टा ओ नीचे होता है। माइनस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये एवरेज एनर्जी लेवल के नीचे है, और इसको प्लस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये एवरेज एनर्जी लेवल के ऊपर है। अच्छा, एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि चाहे स्फेरिकली सिमेट्रिक लीगेंड फील्ड हो या रियल लीगेंड फील्ड हो, एवरेज एनर्जी लेवल सेम रहेगा। स्फेरिकली सिमेट्रिक लीगेंड फील्ड का एवरेज एनर्जी लेवल और रियल लीगेंड फील्ड का एवरेज एनर्जी लेवल सेम रहता है। कहने का मतलब जो एवरेज एनर्जी लेवल की CG है वो सेम बनी रहेगी। CG मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये पूरा एनालिसिस समझ में आ गया? ये डायग्राम जो मैंने यहाँ पे बना करके एक एक बात को एक्सप्लेन किया है, ये क्लियर हुआ बेटा? मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। देखो, आइसोलेटेड मेटल एटम और आयन को अगर कंसीडर करें तो उसमें जो 5 d ऑर्बिटल हैं वो डीजेनरेटेड रहते हैं। ये 5 d ऑर्बिटल डीजेनरेटेड है, मतलब इनकी एनर्जी ऑलमोस्ट सेम है, और इनका जो एवरेज एनर्जी लेवल है वो यहाँ पे लाई करा। दिस इज एवरेज एनर्जी लेवल ऑफ d ऑर्बिटल इन आइसोलेटेड मेटल आयन। बोल रहा है कि जब स्फेरिकली सिमेट्रिक लीगेंड फील्ड होती है, तो स्फेरिकली सिमेट्रिक लीगेंड फील्ड में क्या होता है कि पांचों d ऑर्बिटल के लिए बराबर रिपल्सन होता है। बराबर रिपल्सन होता है इसलिए पांचों की एनर्जी इंक्रीज करती है इक्वली, और वो एनर्जी इंक्रीज करके, मान लो एवरेज एनर्जी लेवल पहले यहां था, तो अब वो इंक्रीज करके इस लेवल पे आ गया। तो ये जो एवरेज एनर्जी लेवल है ऑफ द d ऑर्बिटल आफ्टर अप्रोच ऑफ लिगेंड, एवरेज एनर्जी लेवल ऑफ d ऑर्बिटल आफ्टर द अप्रोच ऑफ लिगेंड इज कॉल्ड बारी सेंटर। आप इस डिफिनीशन को लिख सकते हो, बारी सेंटर की डिफिनीशन लिख लो। बारी सेंटर की डिफिनीशन लिखो, एवरेज एनर्जी लेवल ऑफ d ऑर्बिटल, average energy level of d orbital after the approach of ligand, average energy level of d orbital after the approach of ligand is called barycenter. Average energy level of d orbital after the approach of ligand is called barycenter. तो जो बोल रहा है कि स्पेरिकली सिमेट्रिक लिगेंड फील्ड के केस में जो d ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल है वो ऐसा रहेगा, मतलब ये अभी भी डीजेनरेटेड बने हुए हैं। बट जब हम रियल लिगेंड फील्ड को कंसीडर करते हैं, तो रियल लिगेंड फील्ड में क्या होता है कि ये जो d ऑर्बिटल्स हैं, इन d ऑर्बिटल्स के लिए इक्वल रिपल्सन नहीं रहता बल्कि अनइक्वल रिपल्सन रहता है, क्योंकि जो लिगेंड का अप्रोच है वो डायरेक्शनल होता है। डायरेक्शनल अप्रोच ऑफ लिगेंड होने की वजह से d ऑर्बिटल के लिए अनइक्वल रिपल्सन होगा, और d ऑर्बिटल के लिए अगर अनइक्वल रिपल्सन होगा तो उनकी एनर्जी में इक्वल अमाउंट से चेंज नहीं होगा। तो अगर ऑक्टाहेड्रल लिगेंड फील्ड है, तो ऑक्टाहेड्रल लिगेंड फील्ड में क्या होता है, लिगेंड का अप्रोच अलोंग द एक्सिस होता है। तो अलोंग द एक्सिस होता है, जो इनएक्सियल ऑर्बिटल्स होते हैं, इनएक्सियल ऑर्बिटल्स, उनकी एनर्जी कम इंक्रीज करेगी, एक्सियल ऑर्बिटल्स की एनर्जी ज्यादा इंक्रीज करेगी।
इन एक्सियल ऑर्बिटल 3 है, उनकी एनर्जी कम इंक्रीज करेगी, एक्सियल ऑर्बिटल 2 है, उनकी एनर्जी ज्यादा इंक्रीज करेगी। तो ऐसी सिचुएशन में एक्सियल और इनएक्सियल ऑर्बिटल के बीच में स्प्लिटिंग हो जाती है, एनर्जी स्प्लिटिंग हो जाती है। तो एक्सियल और इनएक्सियल ऑर्बिटल्स के बीच में जो एनर्जी गैप है, उसी एनर्जी गैप को CFSE बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ठीक है, आप इसकी डिफिनेशन लिख सकते हो, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, डिफिनेशन लिखो, लिखो द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन, the energy difference between axial and inaxial orbitals, axial and inaxial orbitals, the energy difference between axial and inaxial orbitals after the approach of ligand, after the approach of ligand in real ligand field, after the approach of ligand in real ligand field is called crystal field splitting energy, is called crystal field splitting energy, crystal field splitting energy। आगे लिखो, it is represented by delta, it is represented by delta। तो इसको डेल्टा से रिप्रेजेंट करो, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा। ठीक है, तो ये है पूरी एनालिसिस। अब आप नोट करो, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, हेडिंग डालो, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, crystal field splitting of d orbital in octahedral complexes। अब जरा एनसीईआरटी में देखो, बोला in an octahedral coordination entity with 6 ligands surrounding the metal atom or ion, there will be a repulsion between the electrons in metal d orbital and the electrons of the ligands। तो बोल रहा है कि जो मेटल डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन है और लीगेंड के इलेक्ट्रॉन है, लीगेंड ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स है उनके बीच में रिपल्सन होता है। सच रिपल्सन इज मोर व्हेन द मेटल डी ऑर्बिटल इज डायरेक्टेड टुवर्ड द लीगेंड्स देन व्हेन इट इज अवे फ्रॉम द लीगेंड। तो अगर जो लीगेंड है जो है वो मेटल के डी ऑर्बिटल के अलोंग जा रहा है, मतलब जिस एक्सिस के अलोंग वो ओरिएंटेड है उसी एक्सिस के अलोंग लीगेंड अप्रोच कर रहा है, तो ज्यादा रिपल्सन होगा। और अगर जो है मेटल लीगेंड का अप्रोच किसी और डायरेक्शन हो रहा है और लोब किसी और डायरेक्शन में लाई कर रहा है, अगर लीगेंड का अप्रोच किसी और डायरेक्शन में हो रहा है और लोब किसी और डायरेक्शन में लाई कर रहा है, तब जो है उनके बीच में इंटरैक्शन कम होगा, रिपल्सन कम होगा। तो बोल रहा है कि इन एन ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटी विद 6 ligands surrounding the metal atom or ion, there will be repulsion between the electrons in metal d orbitals and the electrons of the ligands. Such a repulsion is more when the metal d orbital is directed towards the ligands than when it is away from the ligand. Thus the dx square, y square and dz square orbitals which point towards the axis along the direction of the ligand will experience more repulsion। अभी इस लाइन से ये भी इन्होंने कंफर्म कर दिया कि ligand का अप्रोच along the axis हो रहा है। Thus the dx square, y square and dz square orbitals which point toward the axis along the direction of the ligand will experience more repulsion and will be raised in energy, and the dxy, dyz and dxz orbitals which are directed between the axis will be lowered in energy relative to the average energy in the spherical crystal field। ये splitting की बात कर रहे हैं यहाँ पे।
Thus, the degeneracy of the d orbitals has been removed due to ligand electron metal electron repulsions in the octahedral complex to yield 3 orbitals of lower energy T2g, 3 orbitals of lower energy T2g set and 2 orbitals of higher energy EG set. ठीक है? This splitting of the degenerate levers due to the presence of ligands in a definite geometry is termed as crystal field splitting. And the energy separation is denoted by delta O. ये energy separation को delta O से denote कर रहे हैं. Delta O. The subscript O is for octahedral. Subscript O जो लिखा हुआ वो octahedral complex को represent कर रहा है. Thus, the energy of the EG orbitals will increase by 3 by 5 delta O. ठीक है, इसकी एनर्जी 3 by 5 डेल्टा O, मतलब 2 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, 5 टोटल है. तो जितना इधर डिक्रीज हुई होगी उतनी इधर इंक्रीज कर जाएगी. तो ये 3 by 5 डेल्टा O इंक्रीज कर गया और ये 2 by 5 डेल्टा O डिक्रीज कर गया. ठीक है, तो आप इसको नोट कर लो, नोट करो, लिखो इन एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, in an octahedral complex the central metal ion, in an octahedral complex the central metal ion is assumed to be at the center of a cube, at a center of a cube, at the center of a cube, at the center of a cube, and ligands approaches along the face center, and ligands approaches along the face center of the cube, and ligand approaches along the face center of the cube. ठीक है, ligand का अप्रोच along the face center हो रहा है. तो आप इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो. देखो, एक क्यूब बना लेते हैं. ठीक है, ये क्यूब है. एज्यूम कर रहा है कि जो सेंट्रल मेटल आयन है, सेंट्रल मेटल आयन ये यहां पे प्रेजेंट, ये सेंट्रल मेटल आयन है Mn पॉजिटिव, Mn पॉजिटिव यहां पे प्रेजेंट. और अगर हम कोऑर्डिनेट एक्सेस की बात करें तो कोऑर्डिनेट एक्सेस जो है वो फेस सेंटर से पास कर रही है. ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सेस यहाँ पे फेस सेंटर से पास कर रही है. तो इसका मतलब क्या है कि एक लीगेंड बेटा यहां पे है, एक लीगेंड यहां पे प्रेजेंट है, एक लीगेंड यहां प्रेजेंट है फेस सेंटर पे, सारे फेस सेंटर पे एक लीगेंड यहां प्रेजेंट है. ठीक है, एक लीगेंड यहां प्रेजेंट है और एक लीगेंड यहां प्रेजेंट.
अब मान लो आप इसको बोल रहे हो कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। मतलब दो लिगेंड पॉजिटिव और नेगेटिव एक्स एक्सिस के करस्पॉन्डिंग, दो लिगेंड पॉजिटिव और नेगेटिव वाई एक्सिस के करस्पॉन्डिंग, और दो लिगेंड पॉजिटिव और नेगेटिव जेड एक्सिस के करस्पॉन्डिंग अप्रोच कर। तो ये है लिगेंड का अप्रोच ऑक्टाहेड्रल अगर कॉम्प्लेक्स को कंसीडर करें। तो अब आप नोट करो, ये डायग्राम बना करके लिखो। ये इन सब के साथ आप लिख लेना, ये एल, एल यानी कि लीगेंड, ये लीगेंड है। और ये मेटल आयन। लिखो बेटा, सिंस द अप्रोच ऑफ लीगेंड is along the axis, since the approach of ligand is along the axis, since the approach of ligand is along the axis, therefore axial orbitals, axial orbitals, axial orbitals, that is easy orbitals, easy orbitals, ब्रैकेट में लिख लेना dx square y square and dz square, EG orbitals possess higher energy, possess higher energy, possess higher energy because of greater repulsion, possess higher energy because of greater repulsion, possess higher energy because of greater repulsion than that of inaxial orbitals, than that of inaxial orbitals, than that of inaxial orbitals, that is T2G orbitals, T2G orbitals, इनको T2G orbitals बोलेंगे। देखो, therefore energy splitting, therefore energy splitting, therefore energy splitting takes place, therefore energy splitting takes place between them, therefore energy splitting takes place between them, therefore energy splitting takes place between them. This energy splitting, therefore energy splitting takes place between them, this energy splitting is called, this energy splitting is called crystal field splitting energy, crystal field splitting energy of octahedral complex, crystal field splitting energy of octahedral complex, ब्रैकेट में लिख लेना डेल्टा ओ, crystal field splitting energy of octahedral complex, ब्रैकेट में लिख लेना डेल्टा ओ, डेल्टा ओ। बाकी ये डायग्राम, ठीक है, आप यहां पे ये डायग्राम फिर से बना सकते हो, ऑलरेडी आपने ड्रॉ किया हो तो उसी डायग्राम को फिर से बना लेना। तो ये है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की एनालिसिस, ठीक है। बाकी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में कैसे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है उसको मैं कल की क्लास में डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो इसका जो बाकी डिस्कशन है वो कल की क्लास में होगा। ओके बेटा।
इस वीक में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कंप्लीट टेस्ट होना है।